यामिनी हड़बड़ाहट के साथ पूछ पड़ती है, ऐसा क्या हादसा हुआ था माँ जो आप आज भी इतना पछता रही हैं? युग भी यामिनी के साथ ही कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, हाँ कामेश्वरी जी, ऐसा क्या हुआ था? कामेश्वरी यक्षिणी युग और यामिनी से कहती है, मुझे आज भी वो हादसा अच्छे से याद है। उस वक्त लेखक बाबू 15 साल के हो गए थे। मैंने लेखक बाबू से कई बार ये बात बोली थी कि वो अमावस्या और पूर्णिमा की रात भूलकर भी घाट पर नहीं आए, पर पता नहीं क्यों वो एक अमावस्या की रात बंगला मुड़ा घाट पर आ गए। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि अभिशाप मुझ पर हावी होने से पहले वापस चले जाएं, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उसी वक्त वहां पर ब्रजेश्वर जी आ गए और महाडायन का अभिशाप मुझ पर हावी हो गया, जिस कारण मुझे मजबूरन ब्रजेश्वर जी को अपना शिकार बनाना पड़ा, जो उस रात लेखक बाबू को बचाने के लिए घाट पर आए थे। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी पर कुछ चिढ़ते हुए कहती है, आपको ब्रजेश्वर जी को नहीं मारना चाहिए था माँ, वो बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने तो अनुराग अंकल को एक अच्छा इंसान बनाया था। अनुराग अंकल एक भक्षानर के वंशज थे, पर तब भी भक्षानर के जरा से भी गुण अनुराग अंकल के अंदर नहीं आने दिए थे। उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश करी थी उनकी। आपको तो पता ही होगा कि वो अपने बेटे दिलीप से ज्यादा अनुराग अंकल को प्यार किया करते थे। फिर भी आपने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा और उन्हें मार दिया। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को सारी बात बताते हुए कहती है, मैं जानती थी यामिनी बेटी, मैं सब जानती थी कि ब्रजेश्वर जी कितने अच्छे इंसान थे, पर तुम्हें तो पता ही होगा कि जब हम यक्षिणी पर हमारा अभिशाप हावी होता है तो हम कुछ नहीं देखते हैं कि हमारे सामने कौन मर्द है, उसने कितने पुण्य के काम किए हैं। हम सीधे जाकर उसका शिकार कर लेते हैं और उस रात मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने बहुत रोका अपने आप को, पर मैं नहीं रोक सकी। मेरे अंदर की डायन शिकार करने के लिए तड़प रही थी और मुझे ना चाहते हुए भी ब्रजेश्वर जी को मारना पड़ा। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही चुप हो जाती है, जैसे उसे आज भी ब्रजेश्वर की मौत का पछतावा हो, वो भी उस बात के लिए अपने आप को दोषी ठहराती हो। यामिनी अच्छे से जानती थी कि जब अभिशाप हावी होता है तो उसका क्या असर होता है, क्योंकि वो भी कई बार इस परिस्थिति से गुजर चुकी थी, इसलिए वो चुप रहती है। कामेश्वरी यक्षिणी से पलटकर कुछ नहीं कहती है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, उस रात के हादसे के बाद ही मुझे कुछ डर सा लगने लग गया था। युग कामेश्वरी यक्षिणी को टोकते हुए कहता है, आपको डर लगने लग गया था, पर क्यों कामेश्वरी जी? कामेश्वरी यक्षिणी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, लेखक बाबू के दिल में अपने लिए बेशुमार प्यार देखकर युग। तुम्हें पता है युग, उस रात जब मैंने लेखक बाबू से कहा था कि अगर वो घाट से नहीं गए तो मैं उन्हें मार दूंगी, तब भी उन्होंने एक कदम तक अपना पीछे नहीं हटाया था। उल्टा वो तो मेरे हाथों खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो गए थे, पर मैं उन्हें उस वक्त नहीं मार सकती थी। मुझे डर सताने लग गया था कि कहीं लेखक बाबू का प्यार मेरे लिए इतना न बढ़ जाए कि अभिशाप से मुक्ति पाने की घड़ी में मैं उन्हें मार ही न पाऊं। इसलिए मैंने बचपन में ही उनकी सारी यादें छीनकर कुएं में डाल दी थी और सोच लिया था कि अब मैं लेखक बाबू से मिलने तभी आऊंगी जब मुझे उन्हें अपना शिकार बनाना होगा। अपने अभिशाप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पानी होगी। अब वही हमारी अंतिम मुलाकात होगी। पर यह सब करने से पहले ही मैंने बचपन में लेखक बाबू से एक वादा ले लिया था। युग हड़बड़ाहट के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, कैसा वादा कामेश्वरी जी? कामेश्वरी यक्षिणी जवाब देती है, मेरी कहानी लिखने का वादा। युग बीच में बोल पड़ता है, मतलब आप खुद चाहती थी कि पापा आपकी कहानी लिखें? कामेश्वरी यक्षिणी युग को पूरी बात बताते हुए कहती है, युग सच कहूं तो उस वादे के पीछे भी मेरा एक मकसद था, एक छलावा था। लेखक बाबू की प्रतिभा देखकर मैं बचपन में ही समझ गई थी कि वो बड़े होकर महान लेखक बनेंगे। इसलिए मैंने उनसे ये वादा ले लिया था ताकि जब वो बड़े हो तो उन्हें मैं उनका वादा याद करवा कर अपने पास बुला सकूं, ताकि मैं उन्हें मार सकूं। युग चुप रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए फिर बोल पड़ती है, उस रात के बाद फिर मैं लेखक बाबू से नहीं मिली। मैं दैवीय झरने के पास चली गई थी महादेव की आराधना करने के लिए, क्योंकि अब वही एक जगह थी जहां पर मेरे बेचैन मन को चैन मिल सकता था, सुकून मिल सकता था। मैं फिर से बस अमावस्या और पूर्णिमा की रात ही वहां से बाहर निकला करती थी। बाकी की रात दैवीय झरने के पास ही बिताया करती थी। ब्रजेश्वर जी की मौत के कुछ सालों बाद ही लेखक बाबू आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए और फिर उसके बाद मैं घाट पर भटकने लग गई, लेखक बाबू की याद में। कामेश्वरी यक्षिणी नम लहजे के साथ कहती है, सच कहा है किसी ने, हमें इंसानों और चीजों की अहमियत तब समझ में नहीं आती जब वो हमारे पास होते हैं। उनकी अहमियत हमें तब समझ आती है जब हम उन्हें खो देते हैं।
और लेखक बाबू के जाने के बाद ही मुझे अपनी जिंदगी में उनकी अहमियत समझ में आई। मेरी समझ में आया कि मेरी इस दर्द भरी जिंदगी की खुशियां उन्हीं से थी जो उनके जाने के साथ ही चली गई थी। उनके बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं थी। उन्हीं के साथ तो मैं खुलकर हंसा करती थी, अपनी जिंदगी को जिया करती थी, वरना इस अभिशाप ने तो पूरी तरह मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। मेरी जिंदगी के साथ मेरी सारी खुशियां भी छीन ली थी। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है। मैं समझ गई थी कि मेरे दिल में भी लेखक बाबू के लिए कहीं ना कहीं प्यार जग चुका है और उस प्यार को खत्म करना बहुत जरूरी था, वरना मैं लेखक बाबू को कभी नहीं मार पाती। भला अपने ही प्रेमी को अपने हाथों से कोई मारता है क्या? इसलिए लेखक बाबू के जाने के बाद मैंने धीरे धीरे उनके प्यार को मिटाना शुरू कर दिया। दूरियां प्यार को खा लेती है और उन्हीं दूरी ने मेरे प्यार को भी खा लिया। मैं लेखक बाबू के प्यार को तो भूल गई थी, पर उन्हें नहीं भूली थी, क्योंकि वही थे जिन्हें मारकर मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति मिलने वाली थी। मैं अब बस इस उम्मीद से लेखक बाबू के वापस आने का इंतजार करती रही कि वो जब आएंगे तो मैं उन्हें मारकर अपने अभिशाप से मुक्ति पालूंगी। अब यही मेरा एक आखिरी मकसद बचा हुआ था। उसके बाद मेरी कहानी का पृथ्वीलोक से जुड़ा हुआ किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। कामेश्वरी यक्षिणी युग को देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है युग, इंसान अपनी नियति से कितना भी दूर क्यों न भागे, पर नियति उसे अपनी तरफ खींच ही लेती है। लेखक बाबू की नियति भी इसी जगह से जुड़ी हुई थी और तुम्हारी भी। कामेश्वरी यक्षिणी फिर अपनी कहानी आगे जारी रखते हुए कहती है, मैं सालों से इंतजार कर रही थी लेखक बाबू के वापस आने का, पर वो नहीं लौटे थे। मैंने तो उनके वापस आने की उम्मीद भी खो दी थी। मुझे लगा था कि शहर की चकाचौंध में वो मुझे भूल गए होंगे, पर मैंने कहा ना, नियति सबको अपने पास बुलाती है, और लेखक बाबू की नियति ने भी उन्हें अपने पास बुला लिया था। सालों बाद मुझे अपनी शक्तियों से खबर मिली थी कि लेखक बाबू गांव वापस आ रहे हैं, वो भी मुझ पर कहानी लिखने के लिए। ये जानकर मैं नियति के खेल को पूरी तरह से समझ गई थी। मैंने तो खुशियां मनानी शुरू कर दी थी कि अब लेखक बाबू आएंगे और उन्हें मारकर मैं अभिशाप से मुक्ति पालूंगी। पर जब लेखक बाबू अमावस्या की रात घाट पर आए तो मैं उन्हें मार ही नहीं पाई। युग हड़बड़ाहट के साथ तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, आपने पापा को क्यों नहीं मारा कामेश्वरी जी? कामेश्वरी यक्षिणी बड़ी ही विनम्रता के साथ युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, प्यार युग, प्यार सब कुछ बदल देता है। उस अमावस्या की रात जब मेरी तलाश में लेखक बाबू घाट पर आए थे तो मैं तो उनसे मिलने के लिए पूरी तैयारी के साथ इसी मकसद से गई थी कि संभोग करने के बाद मैं उन्हें मार दूंगी। बचपन में जैसा मैंने सोचा था कि लेखक बाबू ही वो ताकतवर भक्षानर हैं जो मेरी वासना को मिटा सकते हैं, वो उस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे थे। उन्होंने मेरे अंदर की वासना की तड़प को मिटा दिया था, पर जब मैं उन्हें मारने गई तो मैं उन्हें मार नहीं पाई, क्योंकि उनकी आंखों में मुझे वो सच्चा प्यार दिखा जो आज से पहले मैंने किसी मर्द की आंखों में नहीं देखा था। लेखक बाबू घाट पर सच में मेरी कहानी जानने के लिए आए थे, न कि बाकी मर्दों की तरह अपनी हवस मिटाने के लिए। वो इतने सालों बाद वापस भी लौटे थे तो सिर्फ और सिर्फ अपना वादा निभाने के लिए। उनकी आंखों में मेरे लिए इतना प्यार देखकर मेरा मन भर आया था। लेखक बाबू का प्यार देखकर मेरे दिल में लेखक बाबू के लिए जो प्यार मिट चुका था वो एक बार फिर से जागृत हो गया था। मैंने सोचा, अगर मैंने अपने अभिशाप के लिए लेखक बाबू को मार दिया तो ये उससे भी बड़ा पाप होगा, क्योंकि लेखक बाबू मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और सच्चे प्रेमी को मारना सबसे बड़ा पाप होता है। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ खोए हुए अंदाज में कहती है, मैं बहुत देर तक सोचती रही क्या करूं। फिर मैंने सोचा, अगर मैंने लेखक बाबू को मार भी दिया तो मैं वापस यक्षिण लोक ही तो जाऊंगी, और वहां पर जाकर मुझे रज्जन से विवाह करना होगा। वो रज्जन जिसकी मुझे सूरत तक पसंद नहीं, जिसकी आंखों में मेरे लिए बस हवस भरी हुई है। मेरे लिए प्यार तो लेखक बाबू की निगाहों में था। उनकी निगाहों में देखकर ही मैं समझ गई थी कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ पता नहीं था। नहीं पता था कि वो भक्षानर के वंशज हैं। वो तो इन सब चीजों से अनजान थे। ऐसे में उन्हें मारना पाप ही था। मैं जानती थी कि जो प्यार लेखक बाबू मुझे दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता था। उस अमावस्या की रात उनकी बाहों में बिताया हुआ वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। उनकी बाहों में ही मैं समझ गई थी कि जो सुकून यहाँ है वो कहीं नहीं। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उन्हें नहीं मारूंगी, बल्कि उनसे अपनी कहानी लिखवाऊंगी ताकि मैं उनके साथ रह सकूं। युग हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, मतलब आप खुद चाहती थी कि पापा आपकी कहानी लिखे, पर गांव वालों का ये कहना था कि आपने पापा को इसलिए मारा क्योंकि वो आप पर कहानी लिख रहे थे, और आप नहीं चाहती थी कि कोई आप पर कहानी लिखे? कामेश्वरी यक्षिणी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैंने कहा ना युग, गांव में मेरे बारे में कई अफवाहें फैली हुई हैं, और ये भी उन्हीं अफवाहों में से एक अफवाह है।
उन्हें तो ये भी लगता है कि मैं ही मर्दों को अमावस्या और पूर्णिमा की रात बुलाकर उनका शिकार करती हूँ, पर तुम खुद जानते हो कि सच क्या है। वो सच मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। युग फिर कामेश्वरी पर शक करते हुए कहता है, पर अभी कुछ देर पहले ही तो आपने कहा था कि आपने बस पापा से अपनी कहानी लिखने का वादा सिर्फ इसलिए लिया था कि बड़े होने पर वो जहां पर भी हो एक दिन वापस आ सके। इस वादे के पीछे आपका ही तो एक मकसद छुपा हुआ था ना, पापा को मारकर अपने अभिशाप से मुक्ति पाने का। कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग, बचपन में भले ही मैंने यही सब सोचकर लेखक बाबू से वो वादा लिया हो, पर उस रात जब मैं लेखक बाबू से जिस्मानी तौर पर एक हुई तो मैं सच में चाहती थी कि लेखक बाबू मेरी दर्द भरी दास्तां लिखें। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ पूछ पड़ती है, आप ऐसा क्यों चाहती थी माँ? कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ताकि जो लोग मुझे डायन समझते हैं वो जान पाएं कि मैं एक डायन नहीं देवी हूँ और ये सब अपने अभिशाप के कारण कर रही हूँ। वो जान पाएं कि शिकार करने से पहले मैं मर्दों को घाट पर आने से रोकती हूँ, पर वो खुद अपनी वासना के कारण वहां पर आ जाते हैं और मुझे उनका ना चाहते हुए भी शिकार करना पड़ता है। ये सब मैं अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से करती हूँ। ये बात कहते कहते यक्षिणी की आंखें नम हो जाती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी नम लहजे के साथ ही फिर बोल पड़ती है, पर मेरी कहानी लेखक बाबू से लिखवाने के लिए मुझे लेखक बाबू के साथ एक बिसाह करना पड़ा। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, कहानी लिखने के लिए आपको लेखक बाबू से बिसाह करना पड़ा, पर क्यों माँ? कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो हुआ कुछ यूं था यामिनी बेटी की। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।